आवाज आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। बीच में अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, जैसे मान लीजिए किसी फील्ड में हमको सर्कुलर मोशन में किसी गाड़ी को चलाना है, ठीक है? तो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक फील हो रहा होगा। कोशिश किया है मैंने 3D में दिखाने की, ठीक है? इसमें ये जो पार्टिकल नजर आ रहा है वो v स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितना है, अरे जिसका रेडियस कितना है उस पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब हुआ कि ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। 3D में आप देख रहे हैं इसीलिए थोड़ा ओवल टाइप का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सर्कुलर है ना? ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। तो बाबू नीचे की तरफ तो खैर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस है ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। आप बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा? कोई तो ऐसा फोर्स होगा ना जो सेंटर की तरफ होगा, कौन सा होगा? है कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा? तो नॉर्मल प्ले करेगा क्या? नॉर्मल का, अच्छा तुमको पता ना कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तुमको पता ना कि ये वाला एंगल भी कितना है? ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों में से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले नहीं करेगा। वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा जो सरफेस का पैरेलल होता होगा, और सरफेस के पैरेलल एक ही फोर्स लगता है, वो कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो जाहिर सी बात है अभी ये जो भी गाड़ी होगी उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किधर की तरफ लग रहा होगा? इधर की तरफ लग रहा होगा। और वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक स्टैटिक। गाड़ी चल रही है तो काइनेटिक स्टैटिक। अरे बाबू रे, अरे मैंने तुमसे बोला है कि काइनेटिक स्टैटिक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप देख लीजिए कि घिसटा रहा है कि नहीं। जब गाड़ी चल रहा होता है तो क्या चक्का घिसटाता है? चक्का बस इसके ऊपर चक्का ऐसा लुढ़कता ना है। हे भगवान, चक्का लुढ़कता है। और बाबू एक बात याद रखिएगा, जिस समय, जैसे 2-3 को पेन दीजिए तो जल्दी से। ठीक है, थैंक यू। सुनिएगा, मान लीजिए ये मैंने कोशिश किया है कि मैं, अरे यार मान लो है ये चक्का पूरा कंप्लीट है कि नहीं? तो ये मूव कर रहा होगा तो क्या होगा? अभी जो पॉइंट कांटेक्ट में है जमीन के वो कैसा है? रेस्ट में। बाकी पूरा चक्का मूव करेगा। ओ माय गॉड। लेकिन जो अभी कांटेक्ट में वो कैसा है? वो रेस्ट में। फिर अब ये जो कांटेक्ट में है वो कैसा हो जाएगा? तब मूव करेगा, लेकिन ये रेस्ट में रहेगा। अरे बोलिए, उसके बाद ये वाला कैसा होगा? तो जब होता है ना, तो जो पॉइंट जमीन के कांटेक्ट में होता है वो पॉइंट उस समय रेस्ट में होता है, वो नहीं मूव कर रहा होता है। हे भगवान, इसका मतलब यहाँ घिसटाने वाला कोई सिचुएशन, घिसटाता पता है कब है? जब चलते चलते अचानक से ब्रेक मार दोगे तब चक्का घिसटाता है, उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अभी बताओ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बताओ? मैं एफएस लिखूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको रुका हुआ मान लें, और रुका हुआ मानेंगे तो बताइए ना हम बाहर की तरफ क्या लगा देंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन, याद है? सबसे बढ़िया होता है कि आप उसको रुका हुआ मान लीजिए और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r लगा लीजिए, और फिर आमने सामने वाले फोर्सेस को आप इक्वेट करा लीजिए। तो बताइए ऊपर वाला फोर्स कितना है? नॉर्मल है। नीचे वाला फोर्स कितना है? mg है। बताइए इधर वाला फोर्स कितना है? अच्छा ये तुमको 3D में महसूस हो रहा है ना कि कैसा है ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा? सब 90 डिग्री है। हाँ बताइए उधर वाला फोर्स कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इधर वाला फोर्स कितना है? mv² अपॉन r है। सही है। अच्छा एक और बात है, हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहा जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा, नहीं तो उससे कम होगा। चलिए और ये भी बताइए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती कितनी है? तो μs इंटू नॉर्मल, μs इंटू नॉर्मल। सही है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे हम इसको पुट कर दें, इसका मतलब हुआ mv² अपॉन r जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा μs इंटू, और बाबू नॉर्मल की जगह पे हम लोग mg लिख दें, m से m कैंसिल हो गया,
एक काम करिए, इस आर को उधर लेके जाइए और स्क्वायर को ले जाकर उधर रूट बना दीजिए। तो बताइए वी, कोई बात नहीं है, आर को इधर लेके जाइए और स्क्वायर को इधर लेके रूट बना लीजिए। तो बताइए वी लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट म्यू एस इंटू क्या? आर जी ना। अच्छा, अगर हम एस ना बोलें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू नॉर्मल ऐसा म्यू आर जी। ठीक है, अब देखो इससे हमको क्या सीखने को मिला कि जैसे मान लो कि म्यू की वैल्यू कितनी है? 1 है। म्यू की वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन, जो भी टायर है और जो रोड है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? 1 है। सही है। ये जो ट्रैक है इसका रेडियस मान लीजिए 10 मीटर है। कितना है बताइए? 10 मीटर है। तो जी की वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती ही है। थोड़ा आप कोशिश करिए तो वेलोसिटी निकालने की कि हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू 10 इंटू क्या? 10। और जो आंसर आएगा ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में ही ना आएगा। मिला जुला के कितना आ रहा है? तो हाँ, तो अंडर रूट 100 का मतलब 10 ही ना हुआ। तो 10 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है पता है? अगर हमको इस ट्रैक पे सर्कुलर मोशन में गाड़ी चलाना है तो हमारी स्पीड ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा स्पीड अगर रहा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन के बस के बाहर चला जाएगा। तब उसके बाद कौन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब चक्का स्लिप कर जाता है, घिसटाने लगता है। इसका मतलब हुआ कि अब गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है। और देखिए, ये तो पढ़ाई लिखाई वाली बात है, ये चीज तो आप बचपन से जानते हैं। जब से आपने साइकिल चलाना सीखा है आप जानते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए रोड अभी खूब बढ़िया बना हुआ है, बहुत तेजी में जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमको इधर घूमना है चाहे इधर घूमना है तो क्या लग रहा है? इसे उसी स्पीड में ले जाकर घुमा देते हैं क्या? हमको क्या करना होता है? हमको ब्रेक मारना होता है। ब्रेक मार के अपनी स्पीड को कम करना होता है। तो भले हमने पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या है, लेकिन हमको ये बात पता है कि किसी भी सर्कुलर टर्न पे अगर हमको गाड़ी घुमाना है तो हमारी स्पीड एक लिमिट से कम होनी चाहिए। जैसे इस केस में वो लिमिट क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंट केस में वो लिमिट डिफरेंट आएगा। अब बोलिए ना। तो ये चीज हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में पहले से फिट है कि अगर सर्कुलर मोशन कराना है तो स्पीड एक लिमिट से क्या होना चाहिए। इसीलिए हम ब्रेक मार के अपनी स्पीड को काफी कम कर लेते हैं ताकि वो स्पीड उस लिमिट से कम आए और हम सेफली टर्न कर सकें। क्या होगा अगर मान लीजिए हम बहुत तेजी में और ला के ऐसे घुमा दिए तो चक्का स्लिप कर जाएगा। जो लोग गेम वगैरह खेलते होंगे उनको पता होगा कि ऐसे टर्न्स पे बिना ब्रेक मारे हुए अगर घुमाओगे तो चक्का स्लिप करता है। उसको ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। वो ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। मन करेगा तो मौका भी है, दस्तूर भी अब इधर से जाना तो बिना ब्रेक मारे हुए थोड़ा कोशिश करना कि हम साइकिल को घुमा दे। ठीक है, चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हो? देख रहे हो? आगे बढ़ा जाए? चलो ठीक है। अब सुनो, बोल रहा है नोट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन अ सर्कुलर टर्निंग ऑफ रेडियस कितना है? आर इज म्यू एस इंटू आर जी। ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। बियॉन्ड दिस स्पीड, अगर इस स्पीड से ज्यादा हुआ द स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्किडिंग ऑफ टायर्स ऑफ द व्हीकल। स्टैटिक फ्रिक्शन अब स्किडिंग को नहीं रोक पाएगा, वो उसके बस को बाहर चला गया। दिस इज द फैक्ट दैट वी अप्लाई ब्रेक टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द व्हीकल बिफोर एनी सर्कुलर टर्निंग। एक बात और है, ये जो लिमिट आया ना जिसमें हमने देखा कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, म्यू की जगह आप म्यू एस ले सकते हैं। इसमें कहीं मास का जिक्र नहीं है। इसका मतलब हुआ आप साइकिल घुमा रहे हो, चाहे बाइक घुमा रहे हो, चाहे ट्रक घुमा रहे हो, सबके स्पीड की मैक्सिमम लिमिट एक ही होगी। आप समझ रहे हैं? जा साइकिल भी अगर मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप घुमा सकते हैं तो बाइक को भी आप उसी स्पीड से घुमा सकते हैं, ट्रक को भी आप उसी स्पीड से घुमा सकते हैं। हाँ, बस टायर का नेचर सबका सेम होना चाहिए और रोड सबका सब सेम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखा हुआ है। दिस रिजल्ट डजंट डिपेंड अपॉन क्या? मास ऑफ द व्हीकल। सो वेदर इट इज अ बाइसिकल और अ कार और अ
ट्रक, मैक्सिमम स्पीड एट सर्कुलर टर्निंग विल बी सेम फॉर, सबके लिए सेम होगा। आगे बढ़े, चलिए। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन अनबैंक्ड रोड है। तो फिलहाल के लिए अनबैंक्ड पर ध्यान मत दो, ऐसा समझो कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है। कैसा है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल रोड है। और रेडियस कितना है बताइए? 60 मीटर। ठीक है, रोड कुछ होगा ऐसा सर्कुलर, रेडियस उसका 60 मीटर होगा। द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन मेक टर्न इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कितना? 0.75, यानी म्यूएस की वैल्यू दी गई है 0. तो बताइए आपकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? तो अरे हमारी स्पीड होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी होना चाहिए ना। तो अंडर रूट म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.75। वेरी गुड। जी की जगह क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, और आर की जगह पे हम लोग 60 लिख लेंगे। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से ये आ जाएगा आपका 3/4। अरे 3/4, 4 से कटेगा 15 बार में जाएगा। अरे बोलो ना, 15 बार में जाएगा। तो 15 3 45, और ये हो जाएगा 450। अंडर रूट 450 आ रहा है, और अंडर रूट 450 किसके आसपास में आएगा? किसके आसपास में आएगा? 400 का जो रूट होता है वो 20 होता है, हैं? और अरे तो आसपास में देख ना लो, तो यही ना है, यही है। मतलब 21 होता, 22 होता, 23 होता तो हम लोग कंफ्यूज करते हैं। अब कहाँ को 21 है तो सीधे कोई 14 और 2.1 है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 21 ही होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारी स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 मीटर पर सेकंड, या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए। बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में आप जानते हैं क्या? बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? हैं? बैंकिंग ऑफ रोड जानती हो? रोड बनवाने का पैसा अगर बैंक में जमा कर दिया जाए तो वो बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। अरे यही ना हुआ है, बोलो। कोई एक आदमी हाथ उठा के बताना जल्दी, टाइम कम है। तुम बताओ, तुम। सड़क का किनारा, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। तुम बताओ, तुम। हाँ तुम। अरे ये लड़का, हाँ स्वेटर, हाँ हाँ। ये क्या है सड़क का किनारा? तुम लोग गया था। अच्छा सुनो मैं बताता हूँ। अच्छा और कोई, तुम बताएगी? तुमको छोड़कर और कोई बताएगा तब ना। हाँ तुम बताओ। नहीं रुक जाओ, तुम बताएगी। जहां रोड का टर्निंग होता है, तो वो ठीक है मैं समझ गया। तो टर्निंग ऑफ रोड और बैंकिंग ऑफ रोड थोड़ा सा रिलेशन हमको समझ में नहीं यार। तुम बताओ। हाँ अच्छा, ये लड़का बोल रहा है कि सर देखिए, रोड ऐसे तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होता है, कैसा होता है, और ऐसा चल रहा होता है, लेकिन जहां टर्निंग होगा वहां पे थोड़ा एक साइड को धंसा दिया जाता है, एक साइड को उठा दिया। ऐसा कभी आपने महसूस किया है क्या? टर्निंग्स पे ऐसा हो जाता है, और ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और ये एमजेके कॉलेज, सही बात है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है। जब सीधा जाएगा और जहां घूमना होगा वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, और फिर जहां नहीं घूमना है वहां फिर सीधा हो जाएगा, और फिर जहां घूमना होगा फिर ऐसा हो जाएगा। तो जिधर से घूमना होता है उधर वाले को थोड़ा सा हम लोग उठा देते हैं। आप समझ रहे हैं? इसी को बोला जाता है बैंकिंग ऑफ। और बैंक का लिटरल मीनिंग होता है किनारा, है कि नहीं? तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है एक किनारे को दूसरे किनारे के रेस्पेक्ट में टर्निंग्स अगर हम थोड़ा सा उठा दें, इसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलेंगे, ठीक है। और देखो रेसिंग ट्रैक्स जो होती है ना, चाहे जो हाई स्पीड हाईवेज जो होती हैं, वहां पे इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वहां पर टर्निंग के दौरान हम बार बार ब्रेक नहीं लगाएंगे। अब कहीं रेस हो रहा है, वो बीच बीच में ब्रेक लगाता रहेगा तो कभी वो ढंग से रेस कंप्लीट कर पाएगा? तो इस तरीके से आप ये चीज यहां पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रोड थोड़ा सा तिरछा है कि नहीं, थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं? अच्छा देखो, यहाँ पर सीधा होगा, यहाँ पे सीधा होगा, जहाँ स्ट्रेट है वहां सीधा है, लेकिन जहाँ टर्निंग है वहां थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, बैंकिंग ऑफ रोड। आइए इसके पीछे का हम लोग फिजिक्स जानते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है।
तो सबसे पहले हो गया, उतना ही था। सबसे पहले अब ये समझिए कि जहां बैंकिंग होती है वहां रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। रोड कुछ इस तरीके का होता है। अरे सीधा आएगा, सीधा आएगा, लेकिन टर्निंग्स पे ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं? और मान लीजिए कि पूरा सर्कुलर ही टर्न है, पूरा एकदम कुआं है, तो मौत के कुएं में आपने देखा होगा कि जहां वो गाड़ी चढ़ाता है सब, वहां थोड़ा सा तिरछा होता है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ, तो बैंकिंग में हम लोग ऐसा समझते हैं कि रोड ना ही पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ना ही पूरी तरीके से वो थोड़ा ऐसा तिरछा है कि नहीं? अब पूरा सर्कुलर टर्न अगर कराना है तो रोड कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके टर्न करेगा। आपके घर में कटहरा होगा ना, कटहरा, आटा सानने वाला कटहरा नहीं होता है, तो कटहरा की जो दीवारें होती हैं वो ऐसे तिरछी होती हैं कि नहीं? तो वही है, तिरछा रोड का ही मतलब हुआ बैंकिंग ऑफ रोड। तो आपको एक यहाँ केस दिख रहा होगा, उसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको दिखे कि ये कटहरा टाइप का है और उसी की दीवारों पे आपको इस गाड़ी को चलाना है। तो बताइए, जो मोशन है वो तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही ना है, जिसका सेंटर बाबू यहाँ पर है और गाड़ी जो है वो v स्पीड से चल रही है, v की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मतलब t1 टाइम पर भी स्पीड v है, तो t2 टाइम पर भी स्पीड v है कि नहीं? एक काम करते हैं, हम इसके रेडियस को मान लेते हैं कितना, बताइए? रेडियस को कितना मान लेते हैं? r मान लेते हैं। और अभी फिलहाल फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, नो फ्रिक्शन, अभी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं, ठीक है? उस केस में बताइए, इस गाड़ी पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। बस यही दो रियल फोर्स लग रहा है। क्या हम इस गाड़ी को रोक दें, रोक के तब इधर की तरफ हम लोग mv² लगा दें? ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब चूंकि हमने गाड़ी को रोक दिया तो अब हमको क्या करना है? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर, यही तो हमको करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपने कन्वीनियंट के अनुसार इसको मान लेते हैं x एक्सिस है, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, ऐसा मान लेते हैं। तो आप बताइए कि हमको इसका और इसका कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत है? नहीं, ये पहले से x की तरफ है, ये पहले से, लेकिन कंपोनेंट इसका तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो बाबू अगर इसका कंपोनेंट आप तोड़ना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, यहां से ड्रॉ करते हैं। नीचे की तरफ क्या था? इधर की तरफ mv²/r और इधर की तरफ होगा आपका नॉर्मल। कंपोनेंट तोड़ने के लिए आपको एंगल्स तो पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों थीटा होगा? क्योंकि ये जेड बन रहा है, ठीक है? तो फिर ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये 90 - थीटा होगा क्या? क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होता है ना। अरे भले थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, तो ये है थीटा, ये है, फिर ये टोटल 90 है, तो ये अगर 90 है तो फिर ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है? तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर तोड़ा जाए तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा n cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा n sin थीटा। बस आमने सामने वाले फोर्सेस को हम लोग बराबर कर लेते। तो बताइए इधर वाला फोर्स कितना है? n sin थीटा और उधर वाला फोर्स कितना है? mv²/r, है कि नहीं? ऊपर वाला फोर्स कितना है? n cos थीटा। नीचे वाला फोर्स कितना है? mg। और दोनों इक्वेशंस को सीधे सीधे क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मल से नॉर्मल कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा? tan थीटा। m से m कट गया और ये हो जाएगा v²/, अरे v²/r तो रहेगा ही और नीचे में ना g आएगा, तो v²/rg हो गया। आप इस rg को इधर लेके चले जाइए तो v² जाएगा rg tan थीटा और स्क्वायर को उधर लेके चले जाइएगा तो रूट बन जाएगा और ये बन जाएगा v √√rg क्या? tan थीटा। v √√rg tan थीटा। यानी अगर आप चाहते हैं
एक ऐसे रोड पे गाड़ी चलाना जो रोड पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल ना होकर थोड़ा सा तिरछा है, जिसकी बैंकिंग कर दी गई है। और किस एंगल पे बैंकिंग की गई है? थीटा एंगल पे। और आप चाहते हैं कि हम आर रेडियस के सर्कल में अपनी गाड़ी चलाएं, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्या होनी चाहिए? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सही है। अब सुनिए, क्या हो अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहें? स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो बाबू अगर इधर वाली चीज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इधर वाली चीज को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इधर में क्या बढ़ेगा? क्या एंगल बढ़ जाएगा? क्या रोड ऐसा था और तुम स्पीड बढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा? रोड की बैंकिंग पर असर नहीं पड़ेगा, जी की वैल्यू बदल जाएगी। 9.8 है तो क्या 10.8 हो जाएगा? नहीं। क्या बढ़ेगा? रेडियस बढ़ेगा। और बताइए रेडियस के बढ़ने के लिए क्या होगा? हम गाड़ी चला रहे थे, हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो रेडियस बढ़ा होगा। और रेडियस के बढ़ने के लिए बताइए क्या होगा? ये गाड़ी अब यहां सर्कुलर मोशन ना करके अब यहां सर्कुलर मोशन करने लगेगा। गाड़ी सही बोल रहे हो, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। सही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम लोग अपनी स्पीड को कम करें तो क्या होगा? तो स्पीड कम करोगे तो रेडियस भी कम होगा, क्योंकि बाकी दोनों पे तो असर नहीं पड़ने वाला है। और रेडियस कम होगा तो उसके लिए गाड़ी कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। वो गाड़ी अब यहाँ आके सर्कुलर मोशन करने लगेगी। इसको हम लोग इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम इसको नचा रहे हैं, कम स्पीड के साथ नचा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, कम स्पीड के साथ नचा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और कुछ रेडियस है इसका। स्पीड बढ़ाया तो क्या हुआ बताओ? ऊपर आ गया कि नहीं? इसका रेडियस बढ़ गया कि नहीं? स्पीड कम करेंगे तो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। अपना रेडियस कम कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है तो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो हम इस चीज से इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब सुनिएगा, इफ यू इंक्रीज द क्या वेलोसिटी देन रेडियस विल इंक्रीज एंड द व्हीकल विल गो अप द इंक्लाइन। वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ताकि बड़े रेडियस में वो सर्कुलर मोशन कर सके। एंड इफ यू डिक्रीज द वेलोसिटी द रेडियस विल डिक्रीज एंड द व्हीकल गो डाउन द इंक्लाइन। वो नीचे आ जाएगा, छोटे से रेडियस में सर्कुलर मोशन करने लगेगा। सही है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बैंकिंग भी रखते हैं और फ्रिक्शन भी रखते हैं। सबसे पहले केस में सिर्फ फ्रिक्शन था, बैंकिंग नहीं थी। दूसरे वाले में सिर्फ बैंकिंग था, फ्रिक्शन नहीं था। अब की बार दोनों है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यही वो रोड है जिसकी बैंकिंग हमने कितने पे की है? थीटा एंगल पे की है। रहे कि नहीं? और इस पर हम गाड़ी चलाना चाह रहे हैं किस रेडियस में बताइए? आर रेडियस में गाड़ी चलाना चाह रहे हैं। और हमने जो अपनी स्पीड रखी है वो रख ली है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो पता है क्या होगा? फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। होने के बावजूद भी, सरफेस रफ होने के बावजूद भी फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब कौन बताएगा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि खाली क्या हो? अरे सिर्फ क्या हो? बैंकिंग हो, फ्रिक्शन नहीं हो। तो फ्रिक्शन के एब्सेंस में आपको गाड़ी किस स्पीड से चलाना पड़ता था? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ नॉर्मल का जो कंपोनेंट है ना, वो काफी है सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। अरे यार, ये अंडर रूट आर जी टेन थीटा रिजल्ट कब आया था? ये तब आया था जब फ्रिक्शन नहीं था। तो अगर हम इस स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। अरे बिना फ्रिक्शन के नहीं ये रिजल्ट आया है। तो अगर हम इसी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, इसका मतलब बिना फ्रिक्शन के भी काम चल जाएगा। और जब बिना फ्रिक्शन के काम चल जाएगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन को मैंने कहा था कि बहुत कंजूस फोर्स है ये, वो एकदम जरूरत के हिसाब से आता है। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसका पता है क्या आंसर होगा? कि अगर हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, हैं, तो फ्रिक्शन विल नॉट, फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। होने के बावजूद भी नहीं आएगा, बिकॉज नॉर्मल इज सफिशिएंट एनफ टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल का बाबू जो कंपोनेंट होगा ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सफिशिएंट होगा, वो आएगा ही नहीं। अरे बोलिए ना,
चलिए ठीक है, अब सुनिए क्या हुआ। हमने अपनी गाड़ी की स्पीड को √RG tan थीटा से ज्यादा किया। तो जल्दी बताइए, अगर ये वो ट्रैक है जिस पे हम गाड़ी चला रहे हैं, किस रेडियस में? R रेडियस में हम गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, और हमने अपनी स्पीड को √RG tan थीटा से ज्यादा कर दिया। तो बताइए अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? ऊपर जाने की। नहीं समझ रहे हो? अरे तुम्ही ने तो बताया था कि √RG tan थीटा ज्यादा करिएगा तो ये कहाँ जाना चाहेगा? तो ऊपर जाना चाहेगा। तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा। और आप बताइए उस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन जो होगा वो इधर की तरफ लगेगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्योंकि अगर आप सेफली गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका चक्का स्लिप करे। चक्का स्लिप कर गया तो गाड़ी आपके कंट्रोल में थोड़े रहेगा। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर सेफली गाड़ी चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं है, चक्का घिसटा तो नहीं रहा है, लगेगा इधर स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि इसके कहां जाने की टेंडेंसी है? ऊपर जाने के। रोकने के लिए नीचे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। चलिए बाकी के फोर्सेस भी हम लोग लगा लेते हैं, जिसमें नीचे की तरफ क्या लगता है? mg, और एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या लगता है? नॉर्मल लगता है। और एक काम किया जाए, गाड़ी को रोक के इधर की तरफ mv²/r लगा दिया जाए। गाड़ी को रोक लिया जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लिया जाए। अब बस करना क्या है? आमने सामने वाली फोर्सेस को इक्वेट कराना है। तो उसके लिए हमको कन्वीनियंट एक्स एंड वाई एक्सिस चूज करना पड़ेगा ना। चलिए काम करते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं कौन सा एक्सिस, और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, तो अब इसका कंपोनेंट तो तोड़ने की जरूरत नहीं, इसका भी कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा किसका? नॉर्मल का भी और फ्रिक्शन का भी, दोनों का तोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एंगल्स ढूंढ लेते हैं। तो बाबू सबसे पहले ये बताओ कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? क्यू थीटा होगा, क्योंकि जेड नहीं बन रहा है। अब ये थीटा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। ये किसी को दोबारा समझना है क्या? बोलिए। हाँ यस किसी ने बोला, एक बार और फिर से ना। तुम आगे बैठा करो, ठीक है। ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि ये पता है कि ये बराबर होता है। इसको ऑल्टरनेट एंगल कहा जाता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। अंतः एकांतर कोण इसको कहा जाता है, ठीक है। अब बताओ कि ये टोटल एंगल कितना है? कितना है? 90 है? नहीं नहीं, ये नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? तो ये टोटल कितना है? जिसमें ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। जैसे ये अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री ना होगा ये। फिर बताओ ये टोटल कितना है? 90 है, जिसमें ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा हो जाएगा। हो गया, एंगल्स हमको पता चल गई। अब आइए कंपोनेंट्स तोड़ी जाए। तो सुनो, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा, बताओ क्या होगा? n cos थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ घूम रहे हो तो cos लिखते हो। और नॉर्मल का कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, वो क्या होगा? n sin थीटा, क्योंकि तुम थीटा से दूर जा रहे हो। अब चलो fs का कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो fs का एक कंपोनेंट बाबू रे इधर टूटेगा, एक इधर टूटेगा और एक नीचे टूटेगा। तो जो इधर टूटेगा उसके लिए तुम थीटा की तरफ ना घूम रहे हो, हाँ, तो इसी में जोड़ लिया जाए किसको? fs cos थीटा को। और एक कंपोनेंट नीचे आएगा, अरे आएगा ना नीचे, तो बाबू इसी में जोड़ लिया जाए fs sin थीटा को। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम इस थीटा से दूर जा रहे हैं। बोलिए जल्दी। बस हो गया, दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ लिए। अब बस आमने सामने वाले फोर्सेस को हमको करना है बराबर। चलिए सबसे पहले बताइए इधर वाला फोर्स कितना है? तो fs cos थीटा प्लस n sin थीटा, और उधर वाला फोर्स कितना है? mv²/r। क्लियर है ये? चलिए बताइए ऊपर वाला फोर्स कितना है? अच्छा, वो सिर्फ n cos थीटा है क्या? और नीचे वाला फोर्स कितना है? तो mg प्लस fs sin थीटा, ऐसा हो जाएगा। fs sin थीटा को आप इधर लेके आ जाइए। बोलिए ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और fs sin थीटा को इधर लेके आइए। तो ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू कितना? और इसको चलिए इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब सुनिए, अब हुआ क्या कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।
तो मान लो कि गाड़ी की स्पीड को हमने अंडर रूट आर जी टेन थीटा से थोड़ा सा ज्यादा किया, तो इसका थोड़ा सा टेंडेंसी हुआ ऊपर जाने का, बोलो, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन आके रोक देगा। स्पीड को हमने और बढ़ा दिया, अब ऊपर जाने की टेंडेंसी और ज्यादा हो गई, तो और ज्यादा फ्रिक्शन आएगा उसको रोकने के लिए। स्पीड को हमने और बढ़ा दिया, ऊपर जाने की टेंडेंसी और ज्यादा हो गई, फ्रिक्शन भी और ज्यादा। आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा भी समय आएगा जब फ्रिक्शन के बस के बाहर चला जाएगा? यानी मैक्सिमम स्पीड की एक लिमिट होगी। आप समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा भी स्पीड कर दीजिएगा ना तो चक्का आपका स्लिप कर जाएगा। अरे बोलिए ना। तो बताइए, अगर कहा गया, कोई बात नहीं, अगर इफ आप चाहते हैं कि वेलोसिटी जो हो वो सबसे मैक्सिमम पर हम चलाएं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि स्पीड को थोड़ा भी ज्यादा किया आपने, तो अब ये स्किड कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में बताइए यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। गजब कर रहे हो। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब हुआ कि इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तब ना स्किड करेगा, कर नहीं ना रहा है। स्किड कर गया तो फिर कहानी क्या रह जाएगा, है कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा अभी हम उस स्पीड से चला रहे हैं कि उससे ज्यादा करेंगे तब ये स्किड करेगा। तो बताइए उस समय यहां कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? थोड़ा भी स्पीड बढ़ाएंगे, अब ये स्किड करने वाला है, का मतलब हुआ ये फ्रिक्शन हारने वाला है। और फ्रिक्शन कहां जाके हारता है? अपने लिमिटिंग वैल्यू पर जाके हारता है। यानी मैक्सिमम स्पीड के केस में ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? बोलिए जल्दी। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर, हाँ ठीक है एस लिख सकते हो, लेकिन हम लोग सिर्फ म्यू म्यू लिखेंगे, बार बार कौन एस एस लिखता रहेगा। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? म्यू इंटू नॉर्मल, खाली म्यू लिखो, एस अंडरस्टूड होता है, ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल। अब एक काम करते हैं, पहले और दूसरे इक्वेशन में जहां वेलोसिटी था वहां रखेंगे हम मैक्स वी मैक्स, और जहां एफ एस था उसकी जगह पे हम रखेंगे म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ एफ एस आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे रखिएगा। हम इस वाले इक्वेशन से लिखने जा रहे हैं म्यू इंटू नॉर्मल इंटू कॉस थीटा प्लस नॉर्मल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम। वी की जगह वी मैक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर। चलिए दूसरा वाला इक्वेशन ये ना था, तो एन कॉस थीटा को तो बाबू ऐसे ही रहने दो, और माइनस एफ एस की जगह क्या लिखोगे? अरे जिस समय हम वेलोसिटी मैक्सिमम कर रहे हैं उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का ना बराबर होगा, तो ये हो जाएगा बाबू म्यू इंटू क्या? नॉर्मल, और फिर आएगा आपका साइन थीटा बराबर कितना? एम जी। इसको अगर इक्वेशन नंबर हम 3 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सीधा सीधा डिवाइड करिए। जब आप इन इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल नॉर्मल कॉमन होके नॉर्मल कॉमन होके एक दूसरे को कैंसिल कर देगा अगर हमने इसको डिवाइड किया तो। बोलो, तो बताओ इधर में क्या बचेगा? तो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अरे बोलो तो सही, इज इक्वल्स टू, बताओ मास से मास कैंसिल हो जाएगा, और वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और नीचे में क्या आएगा? जी आएगा। आप इस आर जी को उधर लेके चले जाइए। तो कुछ गड़बड़ हो गया ना मुझसे? अच्छा यहां पर प्लस है, सॉरी, यहां पर क्या है? प्लस है, चलेगा। आर जी को उधर लेके जाइए और स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना दीजिए। तो बताइए वी मैक्स आपको कितना मिला? तो अंडर रूट, अरे आर जी इधर जाएगा ना, तो अंडर रूट आर जी, और बताइए क्या? म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ठीक है, ये है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन याद करने के लिए ये फॉर्म उतना अच्छा फॉर्म नहीं है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? कोई भी काम हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए उस केस में जो हमारा वी मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट, सबसे पहले आरजी जो था उसको तो आप लिख दीजिए,
जब आप इसको cos थीटा से डिवाइड करिएगा तो म्यू, और cos थीटा बाई cos थीटा तो कट के 1 ना हो जाएगा, तो खाली म्यू है ना बचेगा, तो यहां पर बचेगा म्यू, और sin थीटा बाई cos थीटा कितना होगा tan थीटा, तो ऊपर में बचेगा म्यू tan थीटा। फिर से बताऊं, अरे ऊपर वाले को किससे डिवाइड करना है और नीचे वाले को भी cos थीटा से डिवाइड करना है, तो पहले ऊपर वाले को तो कर लें। तो इस टर्म को जब cos थीटा डिवाइड करेगा तो cos थीटा कैंसिल नहीं हो जाएगा और खाली म्यू ही ना मिलेगा, और sin थीटा को cos थीटा डिवाइड करेगा तो आपको क्या मिलेगा tan थीटा, तो म्यू प्लस tan थीटा, तो ये हमको मिला म्यू प्लस tan थीटा एंड डिवाइडेड बाई, चलिए इसको भी cos थीटा से डिवाइड किया जाए, तो बताइए cos थीटा बाई cos थीटा कितना है 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा, क्योंकि cos थीटा से डिवाइड करोगे तो tan थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। इतनी मैक्सिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा स्पीड होगा आपका चक्का स्लिप कर जाएगा। बोलो समझ में आई बात? चलिए बढ़िया, आगे बढ़े, सब किताब में दिया होगा आपके, दोबारा समझना होगा तो पूछ लीजिए। हर स्टेप आपको समझ में आया था? अरे रास्ते में कोई ऐसा स्टेप था जो आपको लगा कि जाइए तो हमको समझ ही में नहीं आया? क्या कौन? ये नहीं समझ में आया? ये तुमको नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अरे तो कम से कम 2-3 आदमी बोलेगा तब समझाऊंगा मैं। एक आदमी देख लो तैयार कर लिया ही। ऐसा कैसे होता है कि मतलब एक ही जगह के 4 लोगों को नहीं समझ में आया? मतलब वास्तु दोष है क्या उधर? ये और ये समझ में आ गया था? ये और ये समझ में आया था? हैं? हाँ, ये नहीं समझ में आया है। तो यहां पर यह बताया गया है कि अगर हम अपनी स्पीड को मैक्सिमम करना चाहते हैं, मैक्सिमम का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा उतनी स्पीड रखना चाह रहे हैं कि जस्ट चक्का स्लिप ना करे, उसे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो स्लिप कर जाएगा। तो अगर हम v को v मैक्स करना चाह रहे हैं तो उस केस में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अपने सबसे मैक्सिमम औकात पे होगा, क्योंकि अब थोड़ा भी स्पीड हुआ तो ये हार जाने वाला है। और ये कहां जाके हारता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जाके हारता है। तो वही है, कुछ नहीं है, बस अगर v बराबर v मैक्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा, जिसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में v की जगह v मैक्स रख दो और fs की जगह पे म्यू इंटू नॉर्मल रख दो, तो ये दोनों इक्वेशन मिला है। दोनों इक्वेशन को जस्ट हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। तो नॉर्मल नॉर्मल कॉमन हो गया, नॉर्मल नॉर्मल कॉमन हो गया, कैंसिल कर देगा। बोलो, फिर इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, है कि नहीं? और फिर ऊपर नीचे cos थीटा से तुम डिवाइड कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो क्या हुआ। अब हमने अपनी स्पीड को √RG tan थीटा से कम कर दिया। क्या कर दिया बोलो जल्दी? हमने अपनी स्पीड को √RG tan थीटा से क्या कर दिया? बताओ। अब गाड़ी की टेंडेंसी कहाँ जाने की होगी? नीचे जाने की होगी। तो अब फ्रिक्शन कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। बहुत बढ़िया। अब फ्रिक्शन आएगा, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक नहीं आता है। अगर गाड़ी आपके कंट्रोल में रखना है तो कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसको हम एफएस लिखेंगे। हाँ, और बताइए रेडियस कितना है? अगर आर है तो नीचे क्या लगेगा और इधर क्या लगेगा? कुछ समझ में आ रहा है? और गाड़ी को रोक के इधर की तरफ गाड़ी को, अरे कहाँ है? बड़ा हेवी ड्राइवर है गाड़ी रोक दे रहा है हमारा। हम बोल रहे हैं गाड़ी रोक दे, ब्रेक फेल कर दिया है। इधर बाहर की तरफ mv²/r लगा लें। बाहर mv²/r लगा दिया का मतलब हुआ अब हम उस गाड़ी को कैसा मान रहे हैं? रुका हुआ मान रहे हैं। ऑब्जर्वर उसी गाड़ी में बैठा हुआ है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो आप बताइए कि क्या किया जाए। सबसे पहले कंपोनेंट्स वगैरह तोड़ा जाए, तो उसके लिए कन्वीनियंट एक्स एंड वाई एक्सिस चूज कर लिया जाए। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि हम एंगल्स ढूंढ लें। तो अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना होगा? थीटा होगा। फिर ये कितना होगा? 90 होगा। 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा? थीटा होगा। ये वही घिसा पिटा है। अच्छा, एक और बात है,
ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। अभी कहीं तुमको नहीं समझ में आया होगा क्या यार, ये और ये सेम नहीं होता है क्या? तो ऐसा हो गया ये। अभी क्या करना है आपको, कंपोनेंट तोड़ना है नॉर्मल का और स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा, जल्दी बताओ क्या होगा, एन कॉस थीटा। इधर की तरफ टूटेगा एन साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है? एफ एस का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा तो इसी में जोड़ लिया जाए एफ एस साइन थीटा। देखिए थीटा थीटा की तरफ घूमते हैं तब कॉस लिखते हैं, यहां हम इस थीटा से दूर जा रहे हैं तो एफ एस साइन थीटा। और जो कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा इसमें जोड़ लें, क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। चलिए ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले फोर्सेस को इक्वेट कराइए। बताइए दाएं वाला फोर्स कितना है, जल्दी करिए, कम है एन साइन थीटा। और बाएं वाला फोर्स कितना है, एम बी स्क्वायर अपन आर प्लस एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? एफ एस कॉस थीटा को इधर लेके आइए, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर। इक्वेशन नंबर क्या कहिए आप इसको? अब ऊपर वाला बताइए कितना है, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू नीचे वाला कितना है, इक्वेशन नंबर 2 कहा जाए इसको। अब एक मिनट रुक जा, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखो। ये देखो क्या था, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा बराबर बी स्क्वायर अपन है। चलिए एक बार फिर से बोलो, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन। आइए देखो क्या आया है, कहां गया? अच्छा मतलब ऐसा है, अब थोड़ा आगे पीछे वाला हिसाब किताब हो गया है खाली। यहां गया है बाबू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां गया है एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ऐसा आ गया है। ये बात समझ में आई? हाँ ऐसा आ गया है। अच्छा इसमें बताइए क्या आया था, इसमें क्या आया था, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। और यहां देखिए एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ये समझ में आया? तो ऐसा हो गया। तो अंतर किसका है पता है, खाली प्लस और माइनस का है। नहीं समझे यार? पिछली बार देखो ना, ये एफ एस कॉस थीटा और एन साइन थीटा के बीच में क्या था, प्लस था। अब की बार एफ एस कॉस थीटा और एन साइन थीटा के बीच में क्या है, माइनस है। तो प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया। तो एक मिनट ऐसा है, होगा कहानी, क्या हुआ, कहानी ऐसा होगा कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो ये सॉल्व होगा फॉर किसके लिए, मिनिमम वेलोसिटी के लिए। अब सुनिए, हम अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं तो इसके कहां जाने की टेंडेंसी हुई, नीचे जाने की टेंडेंसी हुई। अरे बोलो ना, तो नीचे जाने की टेंडेंसी हुई तो फ्रिक्शन आकर रोकेगा। स्पीड को हमने और कम कर दिया, नीचे जाने की टेंडेंसी और बढ़ गई तो और फ्रिक्शन आएगा। अगर स्पीड को हम बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके बस के बाहर चला जाए। तो एक मिनिमम स्पीड का भी लिमिट होगा, बोलिए ना। तो अगर आप चाहते हैं कि वेलोसिटी सबसे मिनिमम हो तो आप बताइए कि उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। अरे मिनिमम वेलोसिटी का क्या मतलब है कि उससे कम होगा तो स्किड कर जाएगा। तो स्किड कर जाएगा का मतलब ये हारने वाला है। और ये कहां आता है, ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर जाके हारता है। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एफ एल इज इक्वल टू म्यू इनटू क्या होगा, नॉर्मल होगा। तुम समझ रहे हो? अरे म्यू इनटू क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो बाकी सारा कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा बाबू। अब समझ रहे हैं, सारा कैलकुलेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बस फाइनल आंसर जो आएगा ना, उसमें बाबू प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस की जगह प्लस होगा, ऐसा होगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ाता है, टेन थीटा पहले रहेगा, म्यू बाद में रहेगा। मैंने तुम ये करके देख लेना, वी मिनिमम पता है कितना आएगा, आर जी, और टेन थीटा माइनस म्यू। थोड़ा सा कंफर्म करके बताओ ऐसा है कि नहीं। और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आ जाएगा तब म्यू और कितना, टेन थीटा। तो आप करिएगा ना, ये अब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। आपको क्या करना है, जहां जहां एफ एस है उसकी जगह पे रख देना है म्यू इंटू नॉर्मल, और जहां वी है उसकी जगह पे वी मिनिमम रख देना है। कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम होगा, बस अंतर आएगा प्लस माइनस का। सही है, ठीक है।